जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती है उसका यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग लुसेंट सम्मान ज्ञान के जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आर्थिक आयोजन को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधन का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्तावना सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशियर दलाल थे। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 ईस्वी में श्री एम.एन. रॉय ने जन योजना यानी पीपल्स प्लान बनाई। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। नोट: सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो इसका कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा, यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उपलब्धियां। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 में इसका अवधि था, और उस समय जो जीडीपी था, लक्ष्य इसका 2.1 था, लेकिन उपलब्धि इसका 3.60 हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली, जिसका जीडीपी लक्ष्य 4.5 था और इसका जो उपलब्धि था वो 4.1 था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक इसका कार्यकाल था और इसका जो लक्ष्य था 5.6% था जीडीपी, लेकिन इसका
2.8 ही उपलब्ध हो सका, यानी सबसे ये जो कम उपलब्धि वाला जीडीपी था वो तीसरा ही था। चौथा जो पंचवर्षीय योजना था ये 1969 से 74 था, और इसमें जो जीडीपी लक्ष्य था वो 5.7 था, लेकिन इसकी प्राप्ति 3.3 हुई थी। पाँचवीं 1974 से 78 तक हुई थी, यानी ये 4 साल का ही था, और इसका जो जीडीपी लक्ष्य था वो 4.4 था और हासिल हुआ था 4.83, यानी कि लक्ष्य से ज़्यादा इसमें हासिल हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 था, इसमें जो लक्ष्य था वो 5.2% जीडीपी का था और इसमें उपलब्धि 5.7 हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 था और लक्ष्य था 5% का और हासिल हुआ था 6.02%। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, लक्ष्य 5.6% और उपलब्धि 6.8% था। नौवीं जो पंचवर्षीय योजना था 1997 से 2002 तक था, लक्ष्य था 6.5 जीडीपी ये परसेंट और उपलब्धि 5.4% हुआ था। वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक था और लक्ष्य 8% का था और प्राप्ति 7.5% हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, जो लक्ष्य था 9% और प्राप्ति हुआ था 8.3, यानी सर्वाधिक इसमें प्राप्ति हुआ था। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17, जिसमें लक्ष्य 9% रखा गया था, बाद में संशोधित करके 8% रखा गया। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 और 1978 से 79, 79 से 80 तथा 90 से 91 और 91 से 92 के लिए बनी थी। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत में संविधान की समवर्ती सूची यानी 7वीं सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय को योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चला था, इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो यानी कि जो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा का पड़ना। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति के ने हरित क्रांति को जन्म दिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। योजना अवकाश यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल के लिए योजना अवकाश आया था। जो योजना अवकाश है ये 1966 से 69 तक चला था। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश लाया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 74 तक चला। यह पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो डी.आर. गॉडगिल पर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। विकास के केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही।
इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। अगला हम लोग पढ़ेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 78 तक चली थी, यानी कि ये 4 साल ही चली थी। कहने के लिए 5वीं है, लेकिन ये 4 साल तक ही चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष ही थी। योजना में आर्थिक अस्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कि 1975 में शुरू हुई थी। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। जनता पार्टी सरकार द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अनवरत योजना, जो 1978 से 80 यानी कि 2 साल के लिए चली। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 85 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 90 तक चली। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादन को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। योजना अवकाश 1990 से 92 तक चली थी। फिर 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। नोट: आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 ईस्वी में पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 ईस्वी के बाद निर्देशात्मक योजना लागू है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 97 तक चली थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया, अर्थात मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना में की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरू हुई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 ईस्वी में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन करने के कार्य के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरंभिक
कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने, 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया एवं इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। नवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली थी। नवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया है। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। नवी योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया: भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना, खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का प्रस्तावित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 12 तक चला 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 3.3%, 6.6% एवं 9.8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। अब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना एवं रणनीतिक और दीर्घावधि नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। नीति आयोग की संरचना यानी कि कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री व संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष एवं नाम निर्देशित करेंगे। नीति आयोग के जो प्रथम थे यानी कि प्रथम जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी
जो प्रधानमंत्री है अभी भी वही हैं, और जो प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे वो श्री सिद्धू खुल्लर थे, और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप, तो जो अध्यक्ष वो नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर है। गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केवेरी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए हैं। पूर्वकालिक सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल। पदेन सदस्य जो हैं वो राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं, और विशेष आमंत्रित सदस्य नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित रूप से प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। नोट: पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित स्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर, तो योजना आयोग जो 1950 से 2014 तक चला था, और जो नीति आयोग है ये 2015 से प्रारंभ हुआ और अभी तक ये चल रहा है। योजना आयोग भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था इसका। वहीं अगर नीति आयोग को देखा जाए तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना है। योजना आयोग के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका है। योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता है इसमें। योजना आयोग में देखा जाए तो राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना था, और यहाँ पे राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। योजना आयोग की प्रकृति प्राय केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति आयोग एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी। वहीं नीति आयोग की प्रकृति प्राय विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती है। योजना आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण के लिए किसी प्रकार के विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था। नीति आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों के व शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। अगला है नीति आयोग का 3 वर्षीय कार्य एजेंडा 2017 से 18 और 19 से 20। आज तेजी से बदलती इस उदारीकृत अर्थव्यवस्था में हमें तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए योजनाओं के स्वरूप व रणनीतियों में बदलाव करना होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किए जा रहे हैं। 3 वर्षीय कार्य एजेंडा वित्तीय वर्ष 17 से 18, 19 से 20 तक एक अल्पकालीन समयावधि में नीतिगत परिवर्तनों एवं लक्ष्यों के निर्धारण को प्रदर्शित करता है। इस प्रस्तावित एक्शन एजेंडे में 7 भागों के अंतर्गत 24 अध्यायों को शामिल किया गया है। भाग 1, तो भाग 1 में इसके अंतर्गत एक अस्थायी मध्य अवधि राजकोषीय ढांचे की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। इसमें उपलब्ध संसाधनों के बारे में अनुमान लगाकर भविष्य में आर्थिक विकास के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। इसी के साथ इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय आवंटन का वर्णन किया गया है। भाग 2, इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में किए जाने वाले परिवर्तन एवं रणनीतियों का वर्णन किया गया है। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु क्या क्या रणनीतियाँ बनाई जाए जिनसे किसानों की आय को 2022 तक दुगुना किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में उच्च उत्पादकता वाले रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। भाग 3,
इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत शहरी विकास, ग्रामीण विकास तथा क्षेत्रीय विकास हेतु रणनीतियाँ बनाई गई हैं। इसमें किसी क्षेत्र विशेष की समस्या का समाधान करके सभी क्षेत्रों का समान विकास करने का प्रयास किया जाएगा। भाग 4, इस भाग में विकास के समर्थकों यानी वाहकों की बात की गई है। ये कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनमें शामिल परिवहन एवं संचार प्रणाली, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक निजी सहभागिता, ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं उद्यमशीलता। भाग 5, तो यह भाग सरकार से संबंधित है, जिसमें नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। इसमें सुशासन, कर प्रणाली, प्रतियोगिता एवं विधि का सम्मान आदि को शामिल किया गया है। भाग 6, इसमें सामाजिक क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास तथा बेहतर समाज के निर्माण पर बल दिया गया है। यह क्षेत्र लोगों के बेहतर जीवन स्तर से संबंधित है एवं एक बेहतर उत्पादक श्रम शक्ति के विकास पर बल देता है, जिससे तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सके। भाग 7, इस भाग में विकास के संवहनीय होने पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा एवं वनों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने पर बल दिया गया है एवं इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार हम अपने जल संसाधनों का कुशलतम प्रबंध कर सकते हैं। नोट: भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। छठी आर्थिक गणना 2014। तो छठी आर्थिक गणना 2014 संयुक्त रूप से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO एवं राज्य केंद्र शासित राज्यों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के बीच की गई। इसकी रिपोर्ट 30 जुलाई 2014 को प्रकाशित की गई। छठी आर्थिक गणना 2014 के अनुसार उद्यम संख्या के आधार पर शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है और शीर्ष 3 संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी है। सर्वाधिक रोजगार वाले 5 शीर्ष राज्य 2014 के हिसाब से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात हैं। शीर्ष 3 केंद्र शासित राज्य में दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी हैं। 5वीं एवं छठी आर्थिक गणना के बीच उद्यमों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से 5 शीर्ष राज्य मणिपुर, सिक्किम, असम, नागालैंड और तेलंगाना। वहीं अगर देखा जाए तो 3 शीर्ष केंद्र शासित क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली है। आर्थिक गणना संख्या और गणना वर्ष, तो पहली जो आर्थिक गणना हुई थी वो 1977 में हुई थी, दूसरी 1980 में हुई थी, तीसरी 1990 में और चौथी 1998 में। वहीं 5वीं 2005 में और छठी 2014 में हुई थी। 5वीं एवं छठी आर्थिक गणना के बीच कुल रोजगार में प्रतिशत वृद्धि में शीर्ष 5 राज्य मणिपुर, असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 3 केंद्र शासित क्षेत्र में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। 7वीं आर्थिक गणना, तो 7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य की शुरुआत 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा से की गई। इसके बाद यह कार्य पुदुचेरी में किया जाएगा। अन्य राज्य या संघ शासित प्रदेशों में क्षेत्र कार्य अगस्त-सितंबर 2019 से शुरू हुआ। क्षेत्र कार्य के सत्यापन और प्रमाणीकरण के बाद इसके परिणाम उपलब्ध होंगे। गरीबी, अगला टॉपिक है गरीबी। तो गरीबी का अर्थ वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभूत जरूरतें जैसे भोजन, वस्त्र, आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता है तो उसे गरीबी की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देश के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 ईस्वी में मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि गरीबी न्यूनतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है, यानी जब न्यूनतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके तब उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला है सापेक्ष गरीबी किसे कहेंगे। तो जो सापेक्ष गरीबी है, सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी विषमता है। प्रायः इसे मापने की 2 विधियां हैं, लॉरेंज वक्र
और गिनी गुणांक। तो जो लॉरेंज वक्र है वो क्या है, चलिए देखते हैं। लॉरेंज वक्र को खींचने के लिए एक्स अक्ष पर परिवारों की संचयी परसेंट और वाई अक्ष पर कुल आय का संचयी परसेंट लेते हैं। यानी जो ये एक्स अक्ष है इस पे परिवार लेते हैं और वाई पे जो उनकी कुल आय है इसको लेते हैं। लॉरेंज वक्र शून्य से होकर 100 पर समाप्त होगा। शून्य से होकर 100 पे, यानी कि ये शून्य है और ये 100 है, ये शून्य है और ये 100 पे समाप्त होगा। यदि समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित हो, यानी x% के पास x% ही आय हो, तो प्रदर्शित करने वाली रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण बनाएगी। यानी कि ये सीधी ऐसे बनाएगी 45 डिग्री कोण। रेखा चित्र में OB ऐसी ही रेखा है, इसे हम पूर्ण या निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। यदि मापे जाने वाले चर का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो तो एक में लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगी, बी में पूर्ण असमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकेगी, सी में बढ़ती हुई उतल फलन होगी। अगला है लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी आय की विषमता उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब ये है इसमें समता रेखा, यानी इसके आसपास ये जो लॉरेंज वक्र जितना ही आसपास होगा इसका मतलब होगा कि लोगों के बीच में गरीबी की जो असमानता है वो बहुत ही कम है। और ये रेखा जितना ही ज़्यादा ये कर्व होगा इसका मतलब गरीब और अमीरों के बीच में ज़्यादा भेद है। अगला है गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होता है। जैसे गिनी गुणांक हो गया छायांकित क्षेत्रफल और पूर्ण समता रेखा OB के नीचे कुल क्षेत्रफल यानी OCB। तो OCB हो जाएगा इसमें ये OCB, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। और ये छायांकित भाग था, तो ये छायांकित भाग को ऊपर रख देंगे और इस पूरे भाग को नीचे से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा गिनी गुणांक। अगर गिनी गुणांक 0 हो तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही आय होगी, समान आय है। अगर 1 हो तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय है, इसलिए गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 और 1 के बराबर होगा। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुना कर दे तो हमें गिनी सूचकांक प्राप्त होगा। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता है। लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने व गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में कोरेडो गिनी यानी इटली में थे उन्होंने विकसित किया था। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा, इस धारणा का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। उन्होंने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण की माप के लिए इस धारणा का विकास किया। उनके अनुसार W बराबर म्यू इंटू 1 - गिनी गुणांक, जहाँ W क्या है, कल्याण है, और जो म्यू है वो प्रति व्यक्ति आय है और जो G है ये विषमता की आय है। स्पष्ट है कि कल्याण में वृद्धि होगा यदि प्रति व्यक्ति आय यानी म्यू में वृद्धि हो या विषमता की आय में कमी हो। निरपेक्ष गरीबी, अभी तक हम लोग सापेक्ष गरीबी पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं को ध्यान पर आय अथवा उपभोग पर व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। इस निश्चित मापदंड को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं, या निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहते हैं। यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी आय का स्तर है। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है। यह न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। यह एक देश से दूसरे देश में अलग अलग हो सकती है।
नोट, निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रथम महानिदेशक R. वायर्ड ने 1945 में किया। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की जिसमें आहार संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे मापा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ग्रामीण में 2400 कैलोरी, यानी इससे अगर कम उसको कैलोरी मिलता है भोजन के रूप में तो वो निर्धनता रेखा से नीचे है। और शहर में 2100 कैलोरी, इससे कम उसको अगर भोजन मिलता है तो वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है, यानी वो गरीब है। भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भी निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख है दांडेकर तथा रथ, BS मिन्हास, PD ओझा, प्रणव वर्धन, IJ अहोलियालिया, SP गुप्त, तेंदुलकर, C रंगराजन आदि। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एवं वित्त आयोग के माप मिलते हैं। नोट, वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा 1.090 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय और यह 15 सबसे निर्धन देशों के राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का औसत निकालकर प्राप्त की गई है। विश्व बैंक के अनुसार कोई व्यक्ति जो 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से कम पर जीवन यापन कर रहा हो तो वह अति निर्धनता का सामना कर रहा है। $1 को अगर मान लिया जाए 85 रुपया, तो लगभग इसको $2 मान लीजिए, तो 85 दूना यानी 170। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 170 रुपया से कम कमाता है या फिर इतना कमाता है तो वो गरीब माना जाएगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का कहना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में एक दिए गए वर्ष में आधिकारिक निर्धनता रेखा अन्य राज्यों की तुलना में कुछ राज्यों में अधिक है, क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास, दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को जी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया गया था। नीलकांत दांडेकर और BM रथ के फॉर्मूले, इनके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSS के उपभोग खर्च एवं आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसके अनुसार उस व्यक्ति को गरीब माना गया जो प्रति दिन औसतन 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। ये आंकड़े वर्ष 1960-61 पर आधारित थे। वाईके अघल समिति, तो वाईके अघल समिति के द्वारा ये कहा गया, वाईके अघल समिति की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने दांडेकर एवं रथ के फॉर्मूले का आधार वर्ष बदलकर 1973-74 कर दिया और पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की, जो क्रमशः 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी थी। लकड़वारा समिति, जो लकड़वारा समिति था, ये योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 ईस्वी में प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1993 ईस्वी में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया, यानी कि प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी। इस प्रकार इसके अनुसार 35 गरीबी रेखाएं हैं, जो शुरू में 28 थी। इस समिति ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल सूचकांकों की बात की है, जो है, पहला है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा।
इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। दूसरा है शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा। इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। इस समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धनता रेखा नहीं रही, बल्कि इसके स्थान पर राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा हुई, जिनसे यह राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सका। 8वीं योजना में कैलोरी प्राप्ति 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी आधार को ही स्वीकार किया गया तथा 1973-74 ईस्वी मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.09 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय लिया गया। इसी कार्य विधि का प्रयोग 9वीं तथा 10वीं योजना में भी किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति। इस आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेंद्र तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसमें अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी। तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, जैसे NSSO के 61वें चक्र से स्थापित होता है। इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबी से संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था। तेंदुलकर समिति ने उपभोग बास्केट में परिवर्तन किए और जीने के लिए अदा की जाने वाली कीमत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स COLI की बात की। इसने गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का उपभोग किया। तेंदुलकर पद्धति के अनुसार गरीबी रेखा मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में व्यक्त की गई है। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 मूल्य पर 446.68 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए इसे 578.080 रुपया मासिक आय प्रति व्यक्ति उपभोग रखा। इस आधार पर समिति के अनुमान के अनुसार 2004-05 में ग्रामीण जनसंख्या का 41.8% तथा शहरी जनसंख्या का 25.7% गरीबी रेखा से नीचे थे। 4-5 में संपूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी का प्रतिशत 37.2% था। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया। अगला है सी रंगराजन समिति। संयुक्त राष्ट्र के अंग खाद्य एवं कृषि संगठन FAO गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य के ही आधार पर करता है। इसलिए योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की जगह सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में नई समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 में प्रस्तुत की। इसने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलकर समिति के नए अनुमान 21.9% दिया था। ग्रामीण जनसंख्या का 30.09% तथा शहरी जनसंख्या का 26.04% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। अगला है गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं। अन्नपूर्णा योजना। तो इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है। दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 को प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना है। इसकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। अगला है यह अधिनियमित कुल जनसंख्या का लगभग 67%, ग्रामीण जनसंख्या के 75% एवं शहरी जनसंख्या के 50% लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लाग
प्राप्तकर्ता को 5 केजी चावल, गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 2 तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक गर्भवती व दूध पिलाने वाली मां को गर्भधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीने बाद तक आंगनबाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ताओं को संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि उसे उतनी ही मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है या भोजन नहीं मुहैया हो पाता है तो उतना ही उसे प्राप्त होना चाहिए। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। तो योजनाएं प्रारंभ वर्ष, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में चालू हुआ था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 77 से 78। ट्राइसेम 1979 ईस्वी में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। डोकरा 1982 ईस्वी में। इंदिरा आवास 1985 से 86 ईस्वी में शुरू हुआ था। वहीं जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989 में ही शुरू हुआ। 10 लाख कुआं योजना 1988 से 89। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। रोजगार आश्वासन योजना 1993 ईस्वी में। अगला स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जो शहरों के लिए था 1997 ईस्वी में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 ईस्वी में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 ईस्वी में। अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में। जन श्री बीमा योजना 2000 से 2001 में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में। आश्रय बीमा योजना 2001 से 2002 में। जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 3 में। भारत निर्माण कार्यक्रम 5 से 6 और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 2006 में। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसी को मनरेगा भी कहा जाता है, जो 2006 में शुरू हुआ था। अगला हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, बाद में इसका नाम हो गया मनरेगा। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसके नीति निर्माण जयादेंत्र यानी बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। इनका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था। अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू है। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होगा। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या अस्थायी अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कार्यस्थल पर घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारकों को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपया होगा, जिसे जनधन खाते से ही हस्तांतरित लाभ से ही ले लिया जाएगा। नोट: जनधन जमा धारक को 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये समान मृत्यु बीमा अनुमान्य है। अटल पेंशन योजना, तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। 31 दिसंबर 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 वार्षिक होगा अंशदान करेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई।
यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही के संबंध में लागू होगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपये होगा। इसके अंतर्गत अंशदान 330 रुपये होगी तथा यह 18 से 50 वर्ष की आयु पर के संबंध में लागू होगी। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 86वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हो गया। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार होगा। 3 वर्ष के भीतर जहां पास में विद्यालय नहीं है तो सरकार या स्थानीय प्रशासन विद्यालय की स्थापना करेगी। अधिनियम के पालन के लिए वित्त की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी माता पिता या अभिभावक की होगी। प्रवेश के लिए न ही किसी प्रकार का फीस ली जाएगी और न ही जांच की परीक्षा ली जाएगी। कोई अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा। अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बाल शिक्षा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद की केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान गरीबी निवारण में अशिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के कारण तथा साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चगामी कड़ियों की दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। वर्तमान 2015-16 में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार 60:40 जो पहले 90:10 के अनुपात में थी। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। शुरुआत में इस प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया, परंतु 1 अक्टूबर 2007 से इसमें अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल किया गया। इस प्रकार यह योजना अब 1 से 8 वर्ष के बच्चों के संबंध में लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने से संबंधित है। इस दिशा में इस सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसका लक्ष्य साम्य, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यापक सुलभता प्रदान करना है। स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान कराना है। साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायत ठोस और द्रवित अपशिष्ट पदार्थ क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करना है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जिसकी घोषणा 21 अगस्त 2014 को की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 14 और फास्टैग 31 अक्टूबर 2014 को। जीवन प्रमाण यानी कि पेंशन भोगियों के लिए जो 10 नवंबर 2014 को शुरू किया गया। वहीं मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण के लिए था 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। और हृदय योजना जो समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण का कायाकल्प 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। और सुकन्या समृद्धि योजना जो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास ये 20 फरवरी 2015 को। सागर माला परियोजना 25 मार्च 2015 को। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को। और उजाला योजना 1 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को ये भी शुरू किया गया। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। और उस्ताद यानी अल्पसंख्यक कारीगर के लिए ये 14 मई 2015 को शुरू किया गया। कायाकल्प जो जन स्वास्थ्य था ये 15 मई 15 को शुरू किया गया। और डीडी किसान चैनल 26 मई 2015 को शुरू किया गया। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 को। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना ये 25 जून 2015 को चालू किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को। और डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इंद्रधनुष जो सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन था ये अगस्त 2015 में शुरू किया गया। वहीं स्वर्ण मौद्रीकरण योजना देखा जाए तो 5 नवंबर 15 को। और स्वर्ण बॉन्ड योजना 5 नवंबर 15 को ही। स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 को। उदय यानी उदय मतलब होता है उज्ज्वल डिस्कॉम योजना 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 को इसको शुरू किया गया। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। और नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017 को शुरू किया गया। और जो उड़ान योजना है ये 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया। संपदा यानी कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित था ये 3 मई 2017 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना 4 मई 2017 को शुरू किया गया। मातृत्व लाभ कार्यक्रम 17 मई 2017 को। जिज्ञासा 6 जुलाई 2017 को। शादी सगुन योजना 8 अगस्त 2017 को। और स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत 22 अगस्त 2017 को। सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 17 को। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ किया गया। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ किया गया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं जिसमें अगला है जीरो हंगर कार्यक्रम जो गोरखपुर में शुरू किया गया था 16 अक्टूबर 17 को। साथ ही साथ थाने में महाराष्ट्र एवं कोरापुट उड़ीसा में। और 2030 तक भूखा को समाप्त करने की पायलट योजना ये शुरू किया गया। भारत माला योजना 24 अक्टूबर 2017 को। एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर 17 को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 1 नवंबर 17 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 17 को। वहीं भारत नेट योजना 13 नवंबर 17 को। सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 17 को। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को। वनधन योजना 14 अप्रैल 2018 को। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को। पीएम आशा ये 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को। वहीं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2018 को। पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को। पीएम श्रम योगी पानधन योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। पीएम किसान पानधन योजना 30 मई 2019 को शुरू किया गया। वहीं पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 30 मई 2019 को शुरू किया गया। सोनम सुरक्षित मातृत्व शासन 10 अक्टूबर 19 को शुरू किया गया। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को चालू किया गया। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को। और ग्राम भंडारागार योजना 1 फरवरी 2020 को। धान लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020। किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020। और कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020 को ही। विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020 को ही शुरू किया गया था। टीबी हारेगा देश जीतेगा ये 1 फरवरी 2020 को शुरू किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को। और आत्मनिर्भर भारत अभियान
22 मई 2020 को शुरू किया गया था। गोल योजना, जिसका है गोइंग ऑन लाइन एंड लीडर्स, आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने की योजना है, जो 15 मई 2020 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 1 फरवरी 2021 को। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई 2021 को। ये कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता एवं सशक्ति के लिए किया गया था। अगला ये योजना है स्माइल यानी मुस्कान योजना, जो ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कल्याण के लिए था, जो 12 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। डीएनटी सीड योजना, डी निकोफाइड खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए कल्याण के लिए था, जो 16 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की का नाम जमा खाता खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये होगा। इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमान होगा। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में हुई। यह योजना गंदी बस्तियों में रहने वालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय के माध्यम से एक स्वस्थ और स्वस्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय सरकार 50% अनुदान देती है तथा 50% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना था जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम ICDS, इसकी शुरुआत 1975 में हुई। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वस्थ पोषण एवं शैक्षिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है तथा आंगनबाड़ी भवनों, CDPO कार्यक्रमों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। आंगनबाड़ी केंद्र, इस केंद्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा जनजाति बहुलित क्षेत्रों में खोले गए हैं। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, शिक्षा उपलब्ध कराना है। पूर्ण पोषाहार एक व्यवस्था 6 वर्ष की आयु के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए किया गया है। इन केंद्रों को खोलने का आधार जनसंख्या होता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर, जनजातीय बहुलक क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर तथा रेगिस्तानी पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं का चयन उसी क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं से किया जाता है। आंगनबाड़ी यानी ICDS से जुड़ी होती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना, 20 जुलाई 2004 को सरकार ने देश भर में ST, SC, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की। यह आवासीय विद्यालय इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही है। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की बच्चियों के लिए आरक्षित होते हैं, जबकि 25% बालिकाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होती है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम, हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार ने 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अंत्योदय अन्न योजना, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ निर्धनता परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं और चावल केंद्रीय निर्गमन मूल्य क्रमशः 2 रुपये व 3 रुपये प्रति किलोग्राम है। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरंभ की। इस योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें BPL परिवारों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप मुफ्त दिया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से LPG सब्सिडी में
बचाए गए पैसे का उपयोग में लाया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नोट, उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 2020 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। 31 मार्च 2019 तक मार्केटिंग कंपनियों ने 7.19 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य 90% है, यानी कि प्राप्त कर लिया था। अगला हम लोग पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY। 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीबी परिवार को 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे से लेकर 2304 घंटे की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 610 जिलों में कार्यान्वित की गई है। सरकार के आदेशानुसार केवल मांग आधारित और कम से कम 75% प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सामाजिक तौर पर वंचित समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय, 50% अल्पसंख्यक वर्ग, 15% विकलांग व्यक्ति और 3% महिला वर्ग तथा के 33% को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रारंभ में इस योजना के प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम मूल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई थी, लेकिन अब इस योजना का फोकस प्रत्येक घर या परिवार के बजाय प्रत्येक वयस्क नागरिक है। इस योजना के तहत खोले गए खाते बैंकों के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि रखना आवश्यक नहीं है। इन खातों में जमा राशि पर ब्याज की भी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यक आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना आदि सुनिश्चित करना है। इस योजना के लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है। सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को ओपन एंडेड योजना में बदलकर जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों की ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर दुगुना अर्थात 10,000 कर दिया गया है। इसके अलावा 2,000 तक के किसी भी ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं होगी। ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष से बढ़ाकर 18 से 65 वर्ष किया गया है। 28 अगस्त 2018 के बाद के रुपे कार्ड धारकों के दुर्घटना बीमा कवर 2 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अप्रैल 2015 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक का शुभारंभ किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना एवं युवा शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर उन्हें मुख्य धारा में लाना है। इस योजना की विशेषताएं। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज पर 50,000 से 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण का आवंटन किया जाता है। शिशु ऋण 50,000 तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक, तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख तक। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। 12 नवंबर 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया। इस योजना को कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत 30.8 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है मातृत्व वंदना योजना।
गर्भावस्था सहायता योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2017 को की थी। गर्भावस्था सहायता योजना को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2021 के नाम से भी जाना जाता है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपये प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी के तहत कार्य कर रही है। इस योजना का लाभ पहले जीवित बच्चों को जन्म देने पर ही गर्भवती महिलाओं को प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत वही महिलाएं आवेदन कर सकती है जिनकी उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक है। इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी या निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण होता है। स्वामित्व योजना, यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6.62 लाख गांव सम्मिलित किए जाएंगे। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। स्वामित्व योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा होगा। नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 का सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति यह पहला परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नई शिक्षा नीति 2020 है किस वैज्ञानिक की समिति पर आधारित है, तो ये कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा नीति में काफ़ी सारे बहुत बदलाव किए हैं। पहले 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा, जिसमें 12 वर्ष के स्कूली शिक्षा होगी और 3 वर्ष की प्री स्कूली शिक्षा होगी। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में